हेलो फ्रेंड्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो ये गवर्नमेंट्स के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, रोड, ब्रिजेस, हाईवेज एंड पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स, ये जो प्रोजेक्ट और स्कीम्स गवर्नमेंट लेकर आती है, इनका सोशल इम्पैक्ट गवर्नमेंट कैसे असेस करती है? तो आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इसमें हम यही समझेंगे कि जो प्रोजेक्ट्स और पॉलिसीज होती है उसका सोशल इम्पैक्ट गवर्नमेंट कैसे असेस करती है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, और इस पूरे वीडियोस में हम ये सारे टॉपिक्स देखेंगे वन बाय वन। पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, देन व्हाई सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, की कंसेप्ट्स, स्टेप्स इन कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, challenges in social cost benefit analysis, benefits, application, tools and technique, and finally conclusion. So सबसे पहले हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन में ये जो कंसेप्ट है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये हमें दिया हुआ है फ्रेंच इकोनॉमिस्ट ने, जिनका नाम था जूल्स डुपिट। ठीक है, डेफिनेशन है सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस की, a systematic process for assessing the social impact of a project or policy by comparing its cost and benefits. The importance integral for decision making in public projects and policy, and then objective is to ensure socially responsible and welfare maximizing आउटकम। देखो, इंडिविजुअल का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है उसका ऑब्जेक्टिव होता है वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये हेल्प करता है सोशल इम्पैक्ट को असेस करने में, सो दैट जो भी प्रोजेक्ट है उसमें जो वेलफेयर है वो मैक्सिमाइज हो। नेक्स्ट इज व्हाई कॉस्ट बेनिफिट, सो व्हाई सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो फर्स्ट है एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, ensure resources are directed towards projects with high social value। ठीक है, जिनका सोशल वैल्यू ज़्यादा है वही हमारे जो रिसोर्सेस है वो खर्च हो। देन है मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर, एम टू इम्प्रूव ओवरऑल सोशल वेलबींग एंड इक्विटी। एंड थर्ड इज प्रमोटिंग इक्विटी एंड फेयरनेस, हेल्प्स in identifying and addressing distribution impacts on different segment of society. Next is key concepts. सबसे पहले देखते हैं हम सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट में हम डायरेक्ट कॉस्ट एंड देन इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? मॉनिटरी एक्सपेंसेस इनकर। फॉर एग्जांपल, जैसे कई हॉस्पिटल बना रही है गवर्नमेंट, तो हॉस्पिटल बनाने को जो मॉनिटरी खर्चा आएगा वो सारा मॉनिटरी एक्सपेंसेस में आएगा। और जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, फॉर एग्जांपल कि सपोज वहाँ पे कुछ पेड़ हो सकते हैं, या हो सकता है कि वो ज़मीन पे पहले कोई तो भी रह रहा हो, या फॉर एग्जांपल अभी के लिए तो वहाँ पे हो सकता है कि वहाँ पे पेड़ पौधे हो जो हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन की वजह से हमें काटने पड़ सकती हो। तो वो हो जाएंगी एक्सटर्नलिटी और अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। जो पेड़ पौधों पे जो पक्षी रह रहे होंगे, उनके जो घर जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, उनका लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नलिटीज में काउंट होगा। नेक्स्ट इज सोशल बेनिफिट। तो सोशल बेनिफिट में क्वांटिफाइबल बेनिफिट और देन नॉन क्वांटिफाइबल बेनिफिट। अभी क्वांटिफाइबल बेनिफिट, फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई पब्लिक पार्क बना रही है सरकार, तो पब्लिक पार्क के जो आजू बाजू की जो लैंड है या वहाँ के जो घर है, उनकी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और हम उसे क्या कर सकते हैं? मेजर कह सकते हैं कि पहले घर की कीमत इतनी थी या ज़मीन की कीमत इतनी थी और वो बढ़ के अभी इतनी हो चुकी है। तो ये मेजरेबल गेन होगा। लेकिन नॉन क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स क्या हो गए? फॉर एग्जांपल, जैसे जो पब्लिक पार्क बना हुआ है, जिससे क्या होगा कि बच्चों को खेलने के लिए जगह मिलेंगी। कई सारे लोग वहाँ पे सुबह शाम आएंगे, वॉक करने के लिए आएंगे, एक्सरसाइज करने के लिए, उनका सोशल इंटरेक्शन बढ़ेगा और सोशल इंटरेक्शन से उनका ओवरऑल वेलबींग में जो इम्प्रूवमेंट आएगा उसे हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए वो आता है नॉन क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स। थर्ड है
टाइम फ्रेम कंसिडरेशन, मतलब वो शॉर्ट टर्म, उसका कोई भी प्रोजेक्ट है उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, उसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। नाउ अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में। तो सबसे पहला है डिफाइनिंग द प्रोजेक्ट एंड पॉलिसी। तो इन स्टेप्स को एक्सप्लेन करने के लिए हमने एग्जांपल लिया है इस्टेब्लिश सोलर पावर प्लांट को हम लगा रहे हैं, ये हमारा प्रोजेक्ट है। सो क्लियरली आर्टिकुलेट ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। सो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इस्टेब्लिश अ सोलर पावर प्लांट टू जनरेट क्लीन एनर्जी एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से क्या होता है, एयर पोल्यूशन होता है, जिससे जिससे कि लोगों की हेल्थ भी अफेक्ट हो रही है। देन स्कोप क्या रहेगा, इंस्टॉलेशन ऑफ solar panel on designated sites connecting to the local power grid, तभी उसका फायदा होगा। एंड देन नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड आउटकम, रिड्यूस कार्बन इमिशन, increase energy sustainability and potential job creation in the renewable energy sector. Then थर्ड स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग द स्टेक होल्डर्स, की कौन इस प्रोजेक्ट में कौन कौन स्टेक होल्डर्स रहेंगे। जहाँ पर भी ये इस्टेब्लिश किया जाएगा सोलर पावर प्लांट, ठीक है, वो वहाँ के फिर रेसिडेंट कौन है, रेसिडेंट इन द प्रोजेक्ट एरिया, फिर लोकल बिजनेसेस, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर, ये सारे इसके स्टेक होल्डर्स रहेंगे। देन आइडेंटिफाइंग द कॉस्ट एंड बेनिफिट, इसमें ज़रूरी होता है कि कैटेगराइज करना और क्वांटिफाई करना दोनों को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट्स को। तो पहले देखेंगे डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा। डायरेक्ट कॉस्ट होगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, परचेस ऑफ सोलर पैनल एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट, पोटेंशियल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन सच एज हैबिटेट डिस्ट्रप्शन। फॉर एग्जाम्पल कि वहाँ पे जो भी हैबिट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर वहाँ जंगल ही होगा या थोड़ा पेड़ पौधे ही हो गए, तो हम वो पेड़ पौधे को हम ज़रूरत पड़ सकती है कि हम उसको काटे, जिस वजह से कि वहाँ का फ्लोरा और फोना या उसका हैबिटेट क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। देन क्वांटिफाइबल बेनिफिट, अब क्वांटिफाइबल बेनिफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस ग्रीन हाउस इमिशंस, लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉस्ट फॉर कंज्यूमर, लोअर लॉन्ग टर्म एनर्जी कॉस्ट फॉर कंज्यूमर। नेक्स्ट इज नॉन क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स। नॉन क्वांटिफाइबल बेनिफिट्स क्या होंगे, इम्प्रूव एयर क्वालिटी, ठीक है, फॉसिल फ्यूल के यूज कम हो जाने की वजह से और रिन्यूएबल एनर्जी के यूज बढ़ने से क्या हो जाएगा, एयर क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएंगी, जिससे कि पब्लिक हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। नेक्स्ट इज असेसिंग मॉनेटरी वैल्यू, attach monetary value to both cost and benefit for comparability। अगर मॉनेटरी वैल्यू अगर ऐड कर देंगे हम दोनों को, कॉस्ट एंड बेनिफिट, तो उसका जो कंपैरिजन है वो हमें इजी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मॉनेटरी वैल्यू, construction cost might be $5 million and the estimated value to reduce gas emission might be value at $2 million over a specific period। फॉर एग्जाम्पल एक ईयर हमें तो ये इंस्टॉलेशन कॉस्ट इतना, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट $5 मिलियन लगेगा, लेकिन अगर एक साल में अगर हमारा फायदा हो रहा है कितना, $2 मिलियन ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, या एक साल के लिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप और इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि जो भी वैल्यू होती है वो जैसे मनी की जो वैल्यू है, जैसे फॉर एग्जांपल $2 मिलियन, $2 मिलियन, इसका वैल्यू आज जितना है उतना नेक्स्ट नहीं रहेंगी। मनी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, तो हो सकता है वो 1.9 मिलियन डॉलर रहेगी। तो उसका भी असेसमेंट हमें करना पड़ सकता है, सो दैट हम नेक्स्ट 20 ईयर में इस प्रोजेक्ट से हमें कितना बेनिफिट हो सकता है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग। नेक्स्ट इज
कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है टोटल बेनिफिट्स माइनस टोटल कॉस्ट। इफ if it is positive, then it indicate that benefit outweigh the cost, making project financially viable. ऑब्वियसली कोई जब कभी बेनिफिट अगर ज़्यादा हो तो ही वो प्रॉफिटेबल हो सकता है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप इज सेंसिटिविटी एनालिसिस। असेस द इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टनिटी एंड वेरिएशन इन अजम्पशंस। जो भी हमने प्रोजेक्ट बनाया है, लेकिन आज की जो कंडीशन है वो कंडीशन हमेशा वैसी रहेंगी ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई सारी अनसर्टनिटीज आ सकती है, जैसे कि फ्लक्चुएशन इन एनर्जी प्राइसेस, चेंज इन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और वेरिएशन इन प्रोजेक्ट टाइमलाइन। तो उसमें जो भी अनसर्टनिटीज रहती है उसको भी ठीक से असेस करना ज़रूरी होता है। तो ये थे स्टेप्स इन सोशल कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। नाउ नेक्स्ट इज चैलेंजेस इन सोशल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो सबसे पहला है वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल बेनिफिट। It can be difficult to assign monetary value to non-quantifiable gains such as intangible benefits associated with improved community well-being. फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था कि अगर पार्क बनाया जा रहा है, पार्क में आके बच्चे खेल रहे हैं और भी जो अडल्ट है, ओल्ड एज पीपल है, वो पार्क में आ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो लोगों सोशल कांटेक्ट बढ़ने की वजह से जो उनके वेलबींग में इम्प्रूव होगा उसे हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज प्रिडिक्टिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। देर आर uncertainties in forecasting consequences over extended period, especially considering the dynamic nature of economic, environmental, and social factor. लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट प्रोजेक्ट का एक्चुअल कैसे होना है वो बताना बहुत इजी नहीं होता है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि कई सारी अनसर्टनिटीज़ होती है, कई सारे डायनामिक नेचर होता है इकोनॉमी का और एनवायरनमेंट का, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से भी हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट इज अकाउंटिंग ऑफ एक्सटर्नलिटीज़। ठीक है, externalities such as indirect effect on third party are often challenging to measure and incorporate into the analysis. Next is what are the benefits of social cost benefit analysis. The first is informed decision making. मतलब हमें पता रहेगा कि इसका कॉस्ट क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा। तो प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट impact. Next is increase accountability. Transparent assessments allows for accountability in decision makers. Third is improve resource allocation. Ensure resources are allocated efficiently and effectively. And applications क्या है social cost benefit analysis के? Infrastructure projects such as road, bridge, public transport. Then environmental projects such as conservation initiatives and pollution control. And third is social welfare programs such as healthcare, education, poverty alleviation programs. And then finally is the tools and technique used in social cost benefit analysis. The first is the cost benefit ratio, a simple ratio of benefits to cost. Next is social return on investment, measure social impact relative to investment. Third is multi criteria analysis, evaluating project based on multiple criteria. Next is finally it's a conclusion that social cost benefit analysis is an integral part of public policy and decision making, helping ensure that projects and policies contribute positively to societal well-being while considering the trade-off and impact on various stakeholders. Thank you.